नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में बतला रही हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था। गिरधर दास उनका उपनाम था, परंतु सन 1926 में पंडित रमाशंकर व्यास ने इन्हें भारतेंदु की पदवी से सम्मानित करने का जब प्रस्ताव रखा तो उस समय के प्राय सभी साहित्यकारों और पत्रकारों ने उनकी कवित्व प्रतिभा से प्रभावित होकर के इस बात को मुक्त कंठ से स्वीकारा। कालांतर में उनकी ये जो उपाधि थी इतनी लोकप्रिय हुई कि उसने उनके नाम की जगह ही ले ली। लोग उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहने लगे और आज भी वे उसी नाम से जाने जाते हैं। भारतेंदु जी का जन्म भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि संवत 1907 में काशी के एक सुप्रसिद्ध धनाढ्य परिवार में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया और 10 वर्ष की अवस्था में उनके पिता भी गुजर गए। उनका विवाह भी बचपन में ही हो गया था, परंतु उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं था। उनकी पत्नी मन्नो देवी से उन्हें वांछित स्नेह नहीं मिला। इस प्रकार वे जिस वातावरण में पले बढ़े उसमें ममता और स्नेह का सर्वथा अभाव था। अतः अपने हृदय की सारी करुणा और मन के उमड़ते प्यार के सागर को उन्होंने अपने देश, समाज, साहित्य और भाषा के उत्थान में लगा दिया। यानी सब कुछ अपना साहित्य को न्यौछावर कर दिया। अल्पकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई, जो हमारे साहित्य के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात रही। माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि संवत 1947 को इनकी मृत्यु हुई, परंतु गर्व इस बात पर है कि इस अल्पायु में भी उन्होंने हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए जो कार्य किया, जो सेवा की हिंदी साहित्य की, वो अविस्मरणीय है। वे सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कला, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि साहित्य के महत्वपूर्ण अंगों पर अपनी लेखनी चलाई। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। सन 1930 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक दूसरी पत्रिका निकाली, जो 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से निकलने लगी। इसके अतिरिक्त बाल बोधिनी पत्रिका का भी इन्होंने सफलतापूर्वक संपादन किया। साथ ही कविता वर्धनी सभा तथा काशी का हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज उन्हीं का स्थापित किया हुआ है। उनके द्वारा रचित काव्यकृतियों की संख्या यूं तो 70 बताई जाती है, जिनमें होली, मधुकमल, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, सत्सई श्रृंगार, भारत प्रेम, मलिका प्रेम सरोवर, भारत वीणा, सुमनांजलि, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचीसी, वेणुगीत आदि विशेषतः उल्लेखनीय हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं तो अभी भी प्राप्त नहीं है। और जहाँ तक नाटकों का सवाल है, उन्होंने कुछ मौलिक नाटक लिखे हैं और कुछ नाटकों का हिंदी अनुवाद भी किया है। उनके मौलिक नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, सती प्रलाप और प्रेम योगिनी है। और अनुवादित नाटकों में हम बोले तो उसमें है मुद्रा राक्षस, धनंजय विजय, रत्नावली नाटिका, विद्या सुंदर, भारत जननी, पाखंड विडंबना और दुर्लभ बंधु है। उन्होंने नाट्य शास्त्र पर एक निबंध भी लिखा, माने लिख गए थे, वो तो अधूरा ही छोड़ दिए, लेकिन कुछ और भी मैंने निबंध लिखे हैं और आख्यान लिखे, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सुलोचना, लीलावती, परिहास मयंक, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, सबय जाति गोपाल की, लेवी प्राण लेवी, सरयू पार की यात्रा आदि उनके प्रसिद्ध निबंध और आख्यान हैं। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे, जिनमें पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, एक कहानी, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती आदि है। इतिहास के संदर्भ में भी उन्होंने अपनी कलम चलाई। इतिहास के क्षेत्र में उन्होंने कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण आदि लिखा। भाषा विज्ञान तथा पुरातत्व लेखन का भी कार्य उन्होंने किया। इस प्रकार इतनी अल्पायु में हिंदी साहित्य की जो उन्होंने सेवा की वो आश्चर्यजनक है। वस्तुतः भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जागरण के अग्रदूत थे।
अपने युग के हिंदी साहित्य की नौका के प्रमुख मांझी थे। वे निस्वार्थ भाव से साहित्य की सेवा करते थे। उनके भीतर राष्ट्रवासियों और राष्ट्रभाषा के प्रति अपार प्रेम था। निज भाषा उन्नति यह सब उन्नति को मूल, इनका राष्ट्रोन्नति विषय केंद्रीय सिद्धांत था। उन्होंने एक तरह काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और कैसे काव्य को, जो मनुष्य को देवता बनाने के पवित्र आसन से च्युत कर चुके थे, क्योंकि रीति काल में जो काव्य रचे जा रहे थे वे साहित्य को पतन की ओर ले जा रहे थे। साथ ही रीति काल माने जो रचना हो रही थी वो अलंकारिक चमत्कार के लिए बहुत प्रसिद्ध था वो काल। भारतेंदु जी ने अलंकारिक चमत्कार की जगह भावों की सहज अभिव्यक्ति पर जोर दिया। इससे अलंकार प्रयोग में स्वाभाविकता आई। अलंकारों का अनायास आगमन उनके काव्य की प्रमुख विशेषता थी। दूसरी ओर उन्होंने काव्य को दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने लाकर खड़ा किया। उनके युग में रूढ़िवादिता इस सीमा तक पहुंच चुकी थी कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में नवीनता को अपराध माना जाने लगा था। अतः भारतेंदु जी ने क्रांतिकारी हथौड़े से काम नहीं लिया, वरन मृदु संशोधक और निपुण वैद्य की भांति रोगी की नाजुक स्थिति को ठीक ठीक पहचान कर उसकी रुचि के अनुसार उचित पथ्य की व्यवस्था की। उनका संपूर्ण काव्य मूर्तिमान प्राणधारा का उच्छल वेग है, जिसके कारण उनकी समस्त रचनाएं उपादेय होकर एक नवीन युग का मार्ग उद्घाटन करने में समर्थ हैं। उनके पूर्व साहित्य में राष्ट्रीयता नाम की वस्तु अप्राप्य थी। अपनी अंतर्दृष्टि और अपने सहज बोध के द्वारा भारतेंदु जी ने अपने देशवासियों को के अंदर में राष्ट्रीयता का भाव जगाया। उन्होंने लिखा है, रोवहु सब मिलके अहो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु जी ने अपनी प्रतिभा लोक से अपने इर्द गिर्द साहित्यकारों की एक बहुत बड़ी वाहिनी तैयार कर ली थी। अपने तो स्वयं बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन दूसरों को भी प्रेरित करें ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम लोगों का होता है। भारतेंदु जी ने बहुत सारे साहित्यकारों को लिखने के लिए प्रेरित किया। उनके इन्हीं सभी गुणों के कारण उनके युग को भारतेंदु युग के नाम से संबोधित किया गया। जहाँ तक भाषा का सवाल है, भारतेंदु जी की भाषा सब प्रकार से सराहनीय है। उन्होंने काव्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया और गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी को अपनाया। उनके समय भाषा को लेकर काफी विवादास्पद स्थिति बनी हुई थी। एक तरफ राजा शिव सिंह सितारे हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे, तो दूसरी तरफ राजा लक्ष्मण सिंह शुद्ध संस्कृत तत्सम प्रधान हिंदी के पक्षपाती थे। अब भारतेंदु जी ने मध्यम मार्ग अपनाया और अपनी उदारता का परिचय दिया। उनकी भाषा उस समय के साहित्यकारों के लिए आदर्श भाषा बनी। इस प्रकार भारतेंदु जी वर्तमान हिंदी गद्य के जन्मदाता भी थे। वे संगीत के भी अच्छे मर्मज्ञ थे। उनके कंठ में मृदु स्वर था और वे गाया भी करते थे। उन्होंने गेय पदों की रचनाएं की, जिनमें संगीत के विविध राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत और लोकगीत आधारित लोक संगीत दोनों को देखा परखा था तथा दोनों में भी रचनाएं भी की थी। इसलिए उनके काव्य गेय पद संगीतात्मक विशेषताओं से परिपूर्ण है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारे साहित्य का दुर्भाग्य रहा कि वे हमारे बीच बहुत कम समय रहे। अगर वे ज़्यादा समय रहते तो हमारे साहित्य की और अधिक प्रगति होती, परंतु फिर भी उन्होंने जो भी दिया वो अविस्मरणीय है और अपनी रचनाओं के कारण वे हमारे बीच सदैव जिंदा रहेंगे, याद किए जाएंगे हमारे द्वारा। धन्यवाद।